नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद हालात थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज इस मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात भी की और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनसे मुलाकात की। वहीं खबर ये भी है कि एबीवीपी के 3 ऑफिस बेयरर्स ने संस्थान से अपने इस्तीफा दे दिया है। कन्हैया कुमार का अदालत में लिखा वो खत भी काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसमें उन्होंने संविधान में अपने विश्वास होने की बात फिर से दोहराई है। वहीं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और पत्रकारों के जुलूस भी लगातार निकल रहे हैं। सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी बनाम राष्ट्रद्रोही की जंग अलग से छिड़ी हुई है। यानी अलग अलग स्तर पर ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो हमें किस ओर लेकर जा रही हैं। इस पूरी घटना में आखिर पुलिस और वकीलों की भूमिका को किस तरह देखा जाना चाहिए और किस तरह के राजनीतिक और जो सामाजिक संकेत हैं वो मिल रहे हैं इन घटनाओं से, जानने की कोशिश हम करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हरतोष सिंह बल मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर राकेश बटब्याल हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। साकेत बहुगुणा हैं, मेंबर हैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी एबीवीपी के। अमीश जामई मेरे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ फिलहाल इनकी खास पहचान ये बन गई है कि ये उन लोगों का शिकार बने जिन्होंने इनको कह सकें अगर अच्छे से पिटाई इनकी की। फिलहाल शायद हो सकता है हड्डियों में अभी भी दर्द बाकी हो। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अभी भी इनको शारीरिक रूप से खतरा महसूस हो रहा है, किस तरह तक ये स्टूडियो तक चल के आए हैं। और साथ ही मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं बिस्वजीत भट्टाचार्य। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, साकेत, ये बताइए कि उन खबरों की क्या आप पुष्टि करेंगे कि अब एबीवीपी के अंदर ही जिस तरह का संतोष पैदा हो रहा है, उनका ये कहना है, ये 3 ऑफिस बेयरर जिनके नाम भी हम ले सकते हैं, कि पहले से भी उन्हें विचारात्मक स्तर पर जो है वो डिफरेंस था, फ़र्क था और अब इस घटना के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि वो साथ रह सकें एबीवीपी के। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और बहुत सारे ऑफिस बेरर्स होते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। हर साल हमारी मेंबरशिप होती है और हर साल ऑफिस बेरर्स बनते हैं। ऑफिस बेरर्स बदलते भी हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक जॉइंट सेक्रेटरी हमारे ऑफिस बेरर थे, जिनको इस पूरे मामले में कुछ असंतोष हुआ और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू दिया। और डेमोक्रेसी में उनको अधिकार है और इस वक्त अपनी दिया अलग राय जाना, रखने का। इस वक्त दिया जाना क्या इसने आपको कमजोर किया है? देखिए, हम जानते हैं कि जिस स्कूल में वो लोग पढ़ते हैं, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में, वहां पर सारे टीचर कम्युनिस्ट हैं ऑलमोस्ट। और वहां पर कितना प्रेशर कम्युनिस्ट टीचर्स का रहता है उनके ऊपर, ये भी हम जानते हैं। हमारे चाइनीज सेंटर के एक स्टूडेंट को अभी 4 दिन पहले उसके एग्जाम में फेल कर दिया गया। हमारे पर्शियन सेंटर में एक स्टूडेंट जो एबीवीपी का जॉइंट सेक्रेटरी है, उसके साथ भी इसी प्रकार का किया गया। तो कैंपस में जिस प्रकार टीचर्स खुद सड़कों पर उतर आए हैं और जिस प्रकार का व्यवहार वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, तो अनडाउटेडली कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर, लोभ, लालच कुछ इस तरह का रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने एक्शन लिया। कम्युनिस्ट होना हर्ज है क्या? कोई खराबी है? नहीं, कम्युनिस्ट होना हर्ज नहीं है तो राष्ट्रवादी होना भी हर्ज नहीं है। लेकिन उस चीज को अपने छात्रों पर थोपना और किसी भी छात्र के साथ वैचारिक स्तर पर जबरदस्ती करना या उन्हें लोभ और लालच देकर किसी संगठन से जोड़ना, ये गलत है। तो क्या राष्ट्रवाद भी थोपने की कोशिश हो रही है? कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट जो है अपना कम्युनिज्म थोप रहे हैं। क्या राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद थोप रहे हैं? वो भी अपने ब्रांड का जैसा राष्ट्रवाद वो समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई किसी पे नहीं थोप रहा है। सबको ओपिनियंस की आजादी है। हम देखते हैं कि ये 9 फरवरी का जो मुख्य कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में भी, इससे पहले भी कई सारे कार्यक्रम जेएनयू में होते रहे और लगातार होते हैं। हम तो डिबेट एंड डिस्कशन के कल्चर में बिलीव करते हैं। आप कश्मीर के बारे में चर्चा कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप आर्टिकल 370 के बारे में चर्चा कर सकते हैं, आपको आजादी है। लेकिन कश्मीर की चर्चा की आड़ में आप हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा सकते। आप इसकी आड़ में हिंदुस्तान की बर्बादी की कामना नहीं कर सकते। आप उसकी आड़ में अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए कैंपस में राहुल गांधी जाते हैं, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन साकेत, इससे ऐसा लगता है जो आप कह रहे हैं कि जैसे कि हिंदुस्तान के मालिक सिर्फ कुछ लोग बन गए हैं। चलिए बहस को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल नहीं, मालिक वाली इसमें कोई बात नहीं, सबको दूसरे पैनलिस्ट से बात करती का हूँ। अधिकार है। ठीक है, दूसरे पैनलिस्ट से बात करती हूँ। अमीर, ये बताइए पहले तो आपकी तबीयत कैसी है, कि आप ठीक महसूस कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आए। और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फ़िलहाल जो ख़त अभी लिखा है कन्हैया ने, ख़ासकर कई लोग ये कह रहे हैं कि ये उसकी भाषा नहीं है, ये बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है। क्या आपको कुछ अंदाज़ा है किस तरह के ये हालात रहे कन्हैया के ख़त लिखने के पीछे? नहीं, वो तो फेक खबर है, फेक न्यूज़ है ये जो आ रही है कि कन्हैया ने जो है, हमने जो है मूव किया है और कि हम बेल चाहते हैं। देखिए, बेल तो आप तब चाहते हैं कि जब कोई क्रिमिनल हो, कोई चीज़ वो बेल लेता है, कोई बात हो। अब यहाँ पर जब पूरा गृह मंत्रालय, पूरा जो है हमारा पुलिस का सिस्टम जब एक्सपोज हो चुका है, तो वो ये कह रहे हैं बेल लीजिए, तो हम तो ये कहेंगे कि बाइज़्ज़त तरीके से दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय माफ़ी मांगे।
साकेत बाबू जिस यूनिवर्सिटी के हैं या कन्हैया जी जिस यूनिवर्सिटी के हैं, इन दोनों के लिए उस यूनिवर्सिटी की जो प्रतिष्ठा है वो मेरे ख्याल से इनके दोनों के संगठनों से भी ऊपर होनी चाहिए। और इसका ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। देखिए मेरे ऊपर जो हमला हुआ, ओपी शर्मा जी जो एमएलए हैं भाजपा के, वो पूर्व ओएसडी रहे हैं अरुण जेटली जी के, आपको को तो पता होगा कि कॉमरेड गोविंद पानसारे, प्रोफेसर कलबुर्गी, इन जैसे लोगों को असहमति की बात रखने के एवज में गोलियां मार दी गई। तो रोहित वेमुला के लिए लड़ने में अगर मुझे गोलियां लगती हैं, अगर कन्हैया के लिए लड़ने में मुझे गोलियां लगती हैं, अगर सोनी सोरी के लिए लड़ने में मुझे गोलियां लगती हैं, या इस मुल्क में किसी अपने मुल्क को बचाने के लिए गोलियां लगती हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, तो लेकिन क्या बात इस हद तक आ गई है कि विचारों से अब यहाँ तक बात आ गई है कि शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाएगा? नहीं, लेकिन आप देखिए, जब आपके पास तर्क ख़त्म हो जाते हैं, दरअसल हुआ क्या आरिफा जी कि ये जो पूरा रोहित वेमुला का करंट पूरे देश में दौड़ा, सामाजिक न्याय के क्वेश्चन को साथ लेते हुए, दलितों में और बैकवर्ड्स में और अक़लियतों में जो एक पूरा एकता पूरे मुल्क में दौड़ी, क्योंकि आरएसएस जो है सीधे इसमें इन्वॉल्व था, इस पूरे प्रकरण में जो है। और जब ये आरएसएस को लगा कि भाई अब वो भी एक्सपोज हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि कन्हैया जो कि जेएनयू सेंटर है रोहित वेमुला की पूरी लड़ाई का, कन्हैया उसके अध्यक्ष हैं, तो कोई एक ऐसा मुद्दा ला दीजिए कि जिससे रोहित वेमुला की जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत बचपने की बात थी। मैं एक बात जोड़ दूं, रोहित जी बताएंगे बाद में मुझे, मैं चाहता हूँ इसका जवाब ये दें। मेरे जैसा शख्स अगर उनकी जगह पर होता, महबूबा मुफ्ती जी जो वहाँ की वो गुजर गए, जो उनके वालिद थे, जो वजीर आला थे वहाँ के जम्मू कश्मीर के, उनकी पार्टी अफजल गुरु को शहीद मानती है। ये पूरा आरएसएस नहीं, वो पूरा लेटर हमने देखा है जो मनमोहन सिंह को उन्होंने लिखा था अफजल गुरु के वक्त में हो गया है। जी, अमीर खातियों आपकी तरफ सरकार बना रहा है। हाँ, तो ये बताइए छोड़ देता संगठन, बहुगुना जी बैठे हुए हैं, ये जो पूरा स्टूडेंट्स यूनियन और ये जो पूरा मूवमेंट, एक आंदोलन जो नजर आ रहा है, इसके जो राजनीतिक मायने हैं हम इससे इनकार नहीं कर सकते। क्या हम ये कहें कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र हैं उन्होंने एक तरह से राजनीतिक विपक्ष की भूमिका निभाने की तैयारी कर ली है? देखिए, राजनीति से जुड़ा हुआ है। देखिए, सरकार के 2 साल हो चुके हैं। सरकार की परफॉर्मेंस पे सवाल उठ रहे हैं। सरकार इलेक्शंस हारती जा रही है। आज बड़ा आसान काम है, कुछ लोगों ने ठेका ले लिया है राष्ट्रवाद का। यही लोग हैं, अलायंस में बात हुई थी कश्मीर में पीडीपी के साथ। अफजल गुरु के बारे पीडीपी क्या कहती है ये भी मालूम है। ये लोग हैं अलायंस में अकाली दल के साथ पंजाब में। प्रकाश सिंह बादल ने कॉन्स्टिट्यूशन जलाया था लोगों के सामने, इन्होंने उनसे माफ़ी मंगवाई है कभी? लेकिन याददाश्त बहुत छोटी है। याददाश्त है ही नहीं है, क्योंकि इनका राष्ट्रवाद की तरफ कोई कमिटमेंट कभी रहा नहीं है। ये राजनीतिक कमिटमेंट है, ये राजनीति खेली जा रही है। सरकार डिसेंट से डर गई है क्योंकि सरकार की नाकामियां इतनी सामने आ गई हैं। भाग रही है ये सरकार, जहां जहां से डिसेंट उठता है, जहां से क्रिटिसिज्म उठता है, जहां से आवाजें उठती हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, वहां पे ये लोग धावा बोल रहे हैं। थ्रू एवीपीपी के थ्रू बोले, चाहे आरएसएस के थ्रू बोले, या अपने जैसे बोला है उन्होंने अरुण जेटली के ओएसडी हैं, सब जानते हैं किसकी शह है। लेकिन अरुण जेटली साहब कह रहे हैं कि पत्रकारों को अपना काम करने का हक है। पर जेटली जी कर क्या रहे हैं उसके बारे? हटाइए पार्टी से ऐसे आदमी को जो ऑन कैमरा दिख रहा है लोगों के साथ। मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि जो ये आंदोलन चल रहा है, क्या ये राजनीतिक है? आप जवाब ये दे रहे हैं कि जिस तरह से सरकार कर रही है वो राजनीतिक है। तो क्या ये दोनों तरफ से राजनीतिक है? देखिए, कैंपसेस में राजनीति होती है। ये नारे पहली बारी क्या कैंपस में उठ रहे हैं? इसका जो फायदा उठाया जा रहा है, इसको नेशनल इशू बनाया जा रहा है, एक कैंपस के छोटे मुद्दे को जान के किया जा रहा है, राजनीति वहां पे है। कैंपसों में तो ये चीजें होती हैं। मैं बात में खत्म कर लूं तो फिर आप बोलिए, क्योंकि इनको आदि नहीं। तो क्या बीजेपी को इससे डर नहीं लगता कि युवा वर्ग अगर बहुसंख्या में उनके खिलाफ जाता है, तो क्या ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है? क्यों चाहेगी बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कि युवा वर्ग उनके खिलाफ हो जाए? नहीं, उनको नहीं लगता है। उन्होंने तो वो चाहते हैं कि ये राष्ट्रवाद का नारा उठा के हम लोगों को साथ जोड़ें, क्योंकि लोग उनसे हटते जा रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि युवा वर्ग खुद सोच सकता है या इस देश के सिटीजन खुद अपने लिए सोच सकते हैं। वो तो सोचते हैं कि हम ये कपड़ा बांध ले राष्ट्रवाद का, लोग हमारे साथ चल पड़ेंगे, बाकी चीज़ें भूल जाएंगे कि हमारी राजनीति, हमारे परफॉर्मेंस, हमारी इलेक्टोरल जो डिफीट है उनको हम सब भूल जाएंगे। पेपर सवाल नहीं उठाएंगे कि मेक इन इंडिया को क्या हो रहा है। मैं आती हूँ आपकी तरफ, जवाब लूंगी। डॉक्टर भट्टभयाल, ये बताइए कि क्या कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि क्या
जेएनयू जाने अनजाने राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है मौजूदा सत्ता के खिलाफ? नहीं, पहले 2 चीज़ें मैं पहले इससे पहले कि मुझे शर्म आ रही है कि साकेत हमारे ही छात्र रहे हैं और मैंने जेएनयू की इतिहास लिखी है। सारे के सारे सोशल साइंटिस्ट के प्रोफ़ेसर कम्युनिस्ट नहीं हैं। और उसके बाद की बातें अलग होती है कि कम्युनिस्ट होना ख़राब है, लेकिन ये कम्प्लीटली एक अशिक्षित सा तथ्य आर्गुमेंट के रूप पे ये ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही गलत फैक्चुअल है। खराब है। शुरू से आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। दूसरी बात, जाने अनजाने नहीं, बहुत जान के हो रहा है और ये बहुत सालों की कोशिश है। ये एक महज मुद्दा मिल गया। ऐसे नारे 1940 से चल रहे हैं, आज़ादी झूठी है, ये सब से चलते रहते हैं। मेरे सामने जब मैं स्टूडेंट था तो बीजेपी के समर्थक एक टीचर ने एक पूरी सभा तोड़ दी थी। उस समय कम संख्या में होते थे तो सभाएं तोड़ते थे एबीवीपी और उसके अंदर। मेरा रूममेट खुद एबीवीपी का हुआ करता था। हमने रात को बहस करते थे कि क्यों तोड़ रहे हो। तो वाद विवाद इनकी जीन्स में है नहीं उस कैंपस में। ये बात ये होती है कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक राजा जब उसकी आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी घटने लगती है और जब वो खत्म हो जाती आप है राजा तो कह रहे हैं? राजा, किंग, इसलिए प्लेटो ने कहा था फिलोसोफर हैज टू बी ए किंग, नो। तो जब वो फिलोसफी हट जाती है तो वो नंगा दिखने लगता है और तब वो पावर यूज करता है, डोमिनेंस का। और ये जो 5 साल की एक सरकार हम लोगों ने वोट देके बनाई, हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार अच्छी चले। मुझे दुख ये हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को काम नहीं करने दिया जा रहा है और सारे तरह के लोगों को, सेमी लिटरेट, लिटरेट, उनको एक हमारे यहाँ भांग का गोला पिलाया जाता है। ईस्टर्न इंडिया में भांग दी जाती है। हाँ? वो भांग राष्ट्रीय, जिसको हम लोग हिंदू सांप्रदायिकता कहते हैं, वो अपने आप को राष्ट्रवाद करके वो गोला सबके मुंह में डाल के भांग या जेएनयू, अफीम भी कह अफीम सकते को, हैं। उसको जेएनयू को घेर दिया गया है चारों तरफ से। जेएनयू एक सिंबल बना के अटैक किया जा रहा है कि कल वहां कोई लड़का जेएनयू इशू का इलेक्शन न लड़े। और ये संदेश चारों तरफ जा रहा है। ये बेसिकली बहुत सोची समझी एक तरह की होती है, हर देश में हुआ है। और जहां भी फासिस्ट ताकतें आती हैं, मैं तो हिस्टोरियन हूं, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। एग्जैक्टली ये कॉपी बुक स्क्रिप्ट है, एक मैनुअल होता है। हम साइंस के स्टूडेंट एक मैनुअल पढ़ते हैं कि किसके बाद क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल ही कॉपी बुक तरह से सिलसिलेवार तरीके से होता हुआ वैसे ही नजर हो आ रहा रहा है। है। तो मैं आपसे ये जानूंगी कि अगले सिलसिले में अब अगले क्या होगा, अब यहाँ से बात कहाँ जा रही है। बात वापस आती हूँ आपकी तरफ। विश्वजीत भट्टाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि ये इतिहास का एक ऐसा मकाम है, ये एक ऐसा दौर है जिसमें सब कुछ लिखा जा रहा है, इतिहास में दर्ज हो रहा है कि कौन किस तरफ खड़ा है। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही है कि आपको क्या बोलने की, लिखने की आज़ादी होगी, कौन लोग साथ दे रहे हैं, कौन विरोध कर रहे हैं। भट्टाचार्य जी, ये बताइए कि आप चूंकि वकीलों की बिरादरी से आते हैं, आपको फिलहाल जो वकीलों का फिलहाल रवैया रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेहद चिंता जताई है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? कल मेरे साथ पैनलिस्ट थे यहाँ, उन्होंने ये कहा कि वकीलों को खुद अदालतों पे यकीन नहीं है कि अदालतों में यहाँ इंसाफ होगा, फैसला होगा, पूरा फैसला वो खुद करना चाहते हैं। देखिए, कल या परसों या पिछला 2-3 दिन से जो हुआ है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें मैं ज़्यादा अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे को लग रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने इसका शायद सुनवाई करने वाली है कल। तो मेरा पूरा उम्मीद है, हमारे हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी बड़ा स्ट्रांग है और अगर कोई, देखिए ये सारा मुद्दा उठा है, कोई नारा लगाया है। अगर कोई नारा लगाया है, मैं अगर बोल रहा हूँ, और वो अगर वो एंटी नेशनल विश्वजीत जी, है, माफ कीजिएगा, तो माफ कीजिएगा विश्वजीत जी, उसको कंडेम। जी ठीक है, वो हाँ जी, हाँ बातें जी। कुछ देर के लिए रख देते हैं। मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में चर्चा इस बात पे करना चाहती हूँ कि पुलिस और वकीलों का जो रवैया रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वाकई उनका गुस्सा जायज है, वही क्या मैं बोल रहा वाकई हूँ वो ना, कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अदालत परिसर में पत्रकारों की और आरोपियों की पिटाई होना आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई इसे एक डार्क डे के तौर पे देखते हैं आप? नहीं, पिटाई मैं तो एक कुछ बोलने जा रहा था, आप मेरे को रोक दिया। उससे ये लिंक है, अगर कोई एंटी नेशनल नारा लगाया है, उसको आइडेंटिफाई करिए
वो एंटी नेशनल है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करिए, दूध का दूध करिए, पानी का पानी करिए, वो पुलिस का काम है। और पुलिस का काम ये भी है, अगर अदालत का अंदर कोई अगर अपना कानून अपने हाथ में लेता है तो पुलिस का ये फर्ज बनता है कि सबको प्रोटेक्शन दे। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि वकील लोगों भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल में हैं, और अगर वकील लोग ऐसा किए हैं तो कल उच्चतम न्यायालय भी 5 या 6 सीनियर एडवोकेट का कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किए थे और वो रिपोर्ट ऑलरेडी दिए हैं। तो मैं तो लेकिन खाली आपका मैं नहीं, अगर काफी सारा कुछ कह रहा है। हिंदुस्तान कंडेम करता है। अगर मतलब आपको दूध का दूध, पानी का पानी आपको करना चाहिए। आज बहुत इंडियन शक एक्सप्रेस की में आया गुंजाइश है, नहीं है आपने विश्वजीत देखा जी, है बहुत कि शक जो की गुंजाइश नारा- नहीं है। ये इंफॉर्मेशन का दौर है, सूचना का युग है, जहां टीवी कैमरास हैं हर जगह। बहुत मुश्किल है किसी का बच पाना, किसी अंधेरे कोने में कोई कार्रवाई कर देना। नहीं, सबने गलत- तस्वीरें नहीं, देखी हैं। गलत काम, चलिए, ठीक है। गलत देखिए। मैं ठीक है, मैं आती हूँ वापस आपकी तरफ। मैं आपका क्वेश्चन मैं वापस आती हूँ, अभी दूसरे हेलो। पैनलिस्ट को शामिल करना चाहती हूँ। साकित, आप जवाब देना आप- चाहते थे और साथ ही मेरा सवाल भी आप लीजिए। वो ये ओके। कि क्यों राष्ट्रवाद को, या जिसे देश प्रेम कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, राष्ट्रवाद शायद उतना अच्छा शब्द भी नहीं है, देश प्रेम को क्यों एक इतने संकीर्ण दायरे में समेट रहे हैं? आपके ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग इस वक्त देश प्रेमी या राष्ट्रभक्त बचे हैं और बाकी पूरा हिंदुस्तान जो है वो देशद्रोही हो रहा है? नहीं, इस पे तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि क्या पूरे जो देश के लोग हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं या वो कश्मीर की आजादी की मांग करते हैं? आप नहीं जानते हैं कि इस कश्मीर के साथ कितने देशवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तान से युद्ध लड़े जाते हैं, जिस कश्मीर के लिए इतने सैनिक शहीद हो जाते हैं। सियाचिन में हनुमान थप्पा अभी शहीद हुआ था और उसी दिन जेएनयू में इस प्रकार की घटना की गई। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, ये हर बात में यहाँ पे जेएनयू स्टूडेंट्स, जेएनयू के बारे में कहा जाता है जेएनयू के अधिसंख्य छात्र देश प्रेमी हैं। जेएनयू के अधिसंख्य छात्र इस प्रकार की घटना की निंदा करते हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है कि जेएनयू में ऐसे भी प्रोफेसर्स हैं जो टीवी पैनल्स में बैठकर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते नहीं, हैं अगर और जो साकिब, सड़कों पे उतरकर साकिब, एक मिनट, लेट मी साकिब, गलत बात है, जो ये गलत सड़कों बात पे नहीं, उतरकर एक गलत बात। कि आपको मेरे माफ शर्म कीजिएगा, नहीं, गलत- शर्म माफ है। कीजिएगा, अब मैं- साकिब, कि सुनिए, जो गलत बात- लोग नहीं, नहीं, कि जो नहीं, लोग नहीं, कि वो intolerance प्रोफेसर, मत होइए। मैं आपको पहले एक बात साकिब को बताना बात चाहूंगा, करने लेट मी दीजिए। कंप्लीट। आई डिड नॉट इंटरप्ट। मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक आपने वो कहानी सुनी होगी, गुरु को क्या कह रहे हैं सभी आप? ने, लेट मी कंप्लीट, मैंने नहीं बोला जब आप बोल रहे थे। एक चोर को आज जब कोर्ट ने कहा, एक कहानी सुनाई जाती थी हमें बचपन से जल्दी कि एक करिए, चोर टाइम को जब कहा गया कि तेरे जीवन में सबसे बड़ा दोषी कौन है, तो उसने कहा मेरी मां दोषी है, क्योंकि जब मैं पहली चोरी करके आया था तो उसने मेरे को कुछ नहीं कहा। आज ये स्थिति है कि जेएनयू में बैठे हुए कुछ चंद प्रोफेसर जिन्होंने पूरे जेएनयू में आग लगाई हुई है, जब पहली बार ये राष्ट्रद्रोही गतिविधियां वहां की गई, इन्होंने कंडेम नहीं किया। 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चलिए। किसी एक जेएनयू के पदाधिकारी ने नहीं कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ। ठीक है, ठीक है, अमीर रुक जाइए, बोल दिया है तो बाकी अमीर रुक जाइए। अगर कश्मीर की आजादी के लिए नारे लगाना ना, ये देशभक्ति तर्कविहीन हो रहा है है। आपकी नजर में, तो ओके। ये नहीं सहन किया ठीक है, जाएगा। आवाज अमीर देखिए, जवाब इसी दीजिए। आवाज अमीर के जवाब इसी दीजिए। आवाज से ये जो है ना, जो मूल बात है उसको ये लोग ढक देते हैं। मैं आपसे ईमानदारी से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, जरा जवाब दीजिएगा। एबीवीपी के हमारे ये जो नेता हैं, आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि माँ जो है बच्चा चोरी करके आए, कि तो माँ का फर्ज है कि वो अपने बेटे को रोके। आप मुझे बताइए कि इस घटना से पहले आपकी सरकार, आरएसएस, पीजीपी जो शहीद मानती है अफजल गुरु को, आपकी तो वो गद्दार सरकार होनी चाहिए। आप उनके साथ मलाई क्यों खा रहे हैं कश्मीर में? कौन मलाई खा रहा है कश्मीर में उनके साथ? मैं आपको बताता हूं, हैदराबाद में जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ ये जिसमें पहले कि बात याकूब मेमन को यूलोजाइज करने की कोशिश की, हमने उसका विरोध अरे, किया। उस पे आइए, हम अफजल पीडीपी गुरु से पे। लाइन नहीं है। नहीं, अफजल गुरु आपको राजनीति करनी होगी, हम कैंपसों में इस प्रकार की छोड़ दीजिए, घटिया छोड़ राजनीति दीजिए। नहीं करते साकिब, मैं आपसे हैं। सवाल पूछ आपको रही हूँ। जानना पड़ेगा, याकूब जाइए। मेमन को जब हीरो बनाने की कोशिश की मैंने गई पूछा हैदराबाद था, में, शांत हो हमने जाइए। उसका विरोध अरे, मैंने किया। क्या पूछा जेएनयू आपसे? में अगर किसी अमीर, शांत हो देशद्रोही को यूलोजाइज करने की कोशिश की जाएगी, हम उसका विरोध करेंगे और डटकर करेंगे। साकिब, सवाल ये किसी भी पूछा जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, हम उन्हें साकिब, कंडेम करेंगे। सवाल ये पूछा जा रहा है मेरा कि जवाब- पीडीपी मेरा की जवाब- ऑफिशियल देखिए- पोजीशन ये है कि अफजल गुरु एक शहीद है। वे- हमारे सामने वो पत्र मौजूद है जिसमें उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस वक्त के प्रधानमंत्री को ये लिखा था कि ये स्टेटेड पोजीशन है और शायद ये आम सेंटिमेंट घाटी का कहा जा सकता है। ये सब जानने के बावजूद एक ऐसी पार्टी जो कि कश्मीर को शायद एक ज़मीन का हिस्सा मानती है, कई बार ये कहा जाता है कि कश्मीरियों से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ कश्मीरी ज़मीन के टुकड़े से मोहब्बत है, उस सब के बावजूद, इन विचारों को जानने के बावजूद भी जब आपकी सरकार वहाँ बनती है पीडीपी के साथ, तो क्या हम इसे दोगलापन ना कहें? सिर्फ उसी देखिए, इसका जवाब तो आपको भाजपा के लोगों से मांगना चाहिए।
और भाजपा के स्पोक्स पर्सन इसके विषय में बोलेंगे। जहां तक एबीवीपी की बात है, क्योंकि एबीवीपी कोई बीजेपी की स्टूडेंट विंग तो है नहीं, जहां तक एबीवीपी की बात है तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इस देश के किसी भी कैंपस में अगर यूलोजाइज करने की कोशिश की जाएगी तो उसका हम विरोध करेंगे और डटकर करते रहेंगे। साकेत, क्या एबीवीपी, क्या बीजेपी को पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए थी कश्मीर? हाँ या ना? नहीं, देखिए वो तो पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिक्स है। हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस देश के युवाओं की बात को आगे रख रहे हैं, हम इस देश के युवाओं की बात को, आप बताइए ना एक बार, आप एबीवीपी के बारे में बताइए, एबीवीपी ने कब किस गद्दारों के साथ गठबंधन किया, एबीवीपी ने कब कैंपस में किसी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ गठबंधन किया, एबीवीपी ने कब किसी ऐसे संगठन के साथ गठबंधन किया जिसने इस प्रकार की गतिविधि करी होगी? पिछले साल भी जब कैंपस में अफजल गुरु को यूलोजाइज करने की कोशिश की गई, एबीवीपी ने जेएनयू कैंपस में भी इसका विरोध किया और एबीवीपी के लोगों के साथ कम्युनिस्टों ने वहां हिंसा भी की पिछले साल। बताइए कश्मीर पे एक छोटी सी बात है, बीजेपी ने जाके सही किया या गलत? हाँ या ना? कश्मीरी पंडितों के बारे में क्या हाँ कहा? या ना? आप कश्मीरी पंडितों के बारे में क्यों नहीं कहते? आप कश्मीरी पंडितों के बारे में क्यों नहीं कहते? इस बहस से काफी कुछ साबित हो जाता है हिम्मत कि नहीं है यहाँ आप पे अमीर, माफ कीजिए, राजनीतिक भाषण तो इन्हें देने आते हैं, तर्क पे बात करनी कभी इन्होंने सीखी नहीं है। ना विवाद कर सकते हैं, ना सवाल का जवाब दे सकते हैं। पीडीपी की सरकार से सहमत नहीं है तो बोले, डरते किस बात से? ये कहते हैं हम छात्र विंग है, हर नेशनल मुद्दे पे बोल रहे हैं, पर पॉलिटिकल अलायंस कश्मीर पे बोलने से डरते हैं ये लोग। आप क्यों नहीं बोलते कि राहुल गांधी जब कैंपस में राजनीति करने आते जब आपने बोला था, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। आप बोलिए। मैंने आपके बीच में कभी कुछ नहीं बोला है, बोलने दीजिए। पत्रकारों की भाषा से डरते हैं आप, जो हाथ उठाएंगे। ये लोग मजाक बना रहे हैं देश को, ना इनको राष्ट्रवाद से कोई मतलब है, इन्हें अपनी इस सरकार को चलाने में ये जो मदद बीजेपी की दे रहे हैं बस वो कर रहे हैं। इनको ना कोई सीरियसनेस कॉन्स्टिट्यूशन से है, ना देश से है, इनकी देश के प्रति कभी कोई कंट्रीब्यूशन ना रही है, सिर्फ इनको सरकार चलाने, सरकार को सामने रखने की कंट्रीब्यूशन है बस। जो तर्क इनके सामने आ रहे हैं उसको ये डिबेट नहीं कर सकते हैं, कैंपसेस में डिबेट से भागते हैं। हैदराबाद में क्या हुआ? डिबेट नहीं कर पाए, हाथापाई में ये तैयार हो जाते हैं, पर जब हाथापाई में पिट जाते हैं तब इन्हें सरकार याद आ जाती है। क्या यूनियन सरकार को मैं अपनी बात पूरी कर लूं? अगर आपने आवाज उठानी है तो मैं भी आवाज उठा सकता हूं। पूरी बात आवाज उठाना बड़ा आसान है, बहस करना आपको आता नहीं। साकेत इंटॉलरेंट हो रहे हैं, अमीर रहने क्योंकि इनके पास अब जवाब नहीं जी, है। अमीर शांत हो जाइए, कश्मीर के मामले भी एक सवाल, अमीर शांत हो जाइए। सवाल बड़ा सिंपल है। मैं आज सिर्फ कश्मीर की बात करूंगा। हाथापाई में पिट जाते हैं तो इन्हें यूनियन सरकार आ जाती है, जब डिबेट में ये हार जाते हैं तो इन्हें पुलिस याद आ जाती है, होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, ये जाएंगे दत्तात्रेय, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है सेंटर में, अरुण जेटली कुछ बोलेगा नहीं, इनको शह सरकार की है। चलिए, बहुत गंभीर बातें यहाँ हो रही हैं और शायद ये एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की जो आने वाली या मौजूदा जो हमारी फिलहाल युवा आबादी है उसमें इस तरह का बंटवारा देखने को मिल रहा है। बटवाल जी, बताइए आप किस तरह से देखते हैं जब इतना संकीर्ण तरीके से देखा जा रहा है, दो अलग अलग तरह की विचारधाराएं नजर आ रही हैं सामने, क्या ये देश के लिए अच्छा है? क्या इसे हम माने कि वाकई क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है? क्या वाकई बहुत, जिसे कहना चाहिए, राजनीतिक मंथन हो रहा है? क्या इसे अच्छा भी मान सकते हैं हम? नहीं, ये तो अच्छा नहीं माना। देखिए, मुझे शर्म इसलिए आई थी कि मैं 7 पुरखे हमारे पढ़ा रहे हैं लोगों को, मैं 7वां हूँ जनरेशन, और शिक्षकता जिस भी ट्रेडिशन में आई हो, कभी पंडित रहे हो, कभी गुरु रहे हो, लेकिन आज ये बीजेपी, कांग्रेस, और वहां पर जैसे मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो मुद्दा हुआ है हो या जो हो वो पुलिस तय करेगी। नहीं, पत्रकारों को जब यूनिवर्सिटी में आए हैं, पुलिस एक्शन नहीं लिया है, शिक्षण संस्थान में वहां की एक परंपरा होती है, एक परंपरा छोड़ दीजिए। ये मामला बड़ा गंभीर है। सॉरी, कुछ बोल रहे हैं? जी बोलिए, अपनी बात खत्म करिए। तो वहां ये गद्दार है, देशभक्त है, ये सब पुलिस तय नहीं करती है। पुलिस देशभक्ति का जो उसमें जो देश बनता है उसमें पुलिस एक इम्प्लीमेंटेशन भी लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार पे आप आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी के दौर में भी पुलिस आई थी। अब चाइना की भी सरकार हो, अगर पुलिस को छोड़ देती है, लेकिन तब विरोध इतना नहीं हुआ। नहीं, तियाननमेन पे बहुत बड़ा विरोध हुआ। अभी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पुलिस आई थी, तब इतना। हम तो सबका विरोध करते रहे हैं। खालिस्तान मूवमेंट में हो, नक्सलों को कांग्रेस ने रूथलेसली मारा है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के तहत ये किया गया है। उसमें जो एक होता है बेयर बॉडी, जो मैंने कहा, जो नंगा स्टेट नंगा दिखने लगता है, उसमें होगा ये कि आज तो ये बहुत रैडिकल है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, कल ये भी मॉडरेट हो जाएंगे। ये भी, हम तो एबीवीपी वालों को भी बचाना चाहते हैं, तो और एक्सट्रीमिस्ट आ जाएंगे। हाँ, आना ही तय है। जब ऐसी तय बनती है किसी भी देश में, लैटिन अमेरिका में यही हुआ। जैसे कल एक जनरल थे हमारे, उन्होंने कहा कि अगर ये बात हार्वर्ड में कही होती, वीके सिंह ने,
तो वो गुआटेमाला बे में होते। इनका लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने जिस तरह की गलत रिपोर्ट की थी अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो यूएस में वो जेल में होते, वो मिनिस्टर नहीं बनते। तो इस तरह के सेमी लिटरेट लोगों से आपने भर गया देश को। हमारे एबीवीपी बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे जो उनके जो आइडियोलॉग होते थे, एक देवेंद्र स्वरूप, उनसे हमारी अच्छी बातचीत होती थी। वो खुद शर्मिंदा है आज। समय बहुत कम है। साकिब, आपको ये नहीं लगता कि इस सब के बावजूद जिस विश्वविद्यालय से आप आते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ मौजूद हैं, आपको बोलने का तरीका आता है, जो आपकी शख्सियत बन रही है, क्या उसको बुरा नाम मिल रहा है? क्योंकि बीजेपी के ही नेता, नाम भी हम उनका ले सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कॉकरोचेज और कीड़े यहाँ पे पल रहे हैं और उसमें जो है कीटनाशक दवाएं डालनी चाहिए जेएनयू में। जेएनयू को बंद करने की बातें हो रही हैं, जेएनयू में इमरजेंसी लगाने की बात हो रही है, 4 महीने के लिए बंद करने की बात हो रही है। क्या इस सब से आपकी सहमति है? देखिए, जेएनयू एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है और जेएनयू में बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं और जेएनयू ने देश को बहुत अच्छे अच्छे लोग भी दिए हैं। लेकिन यहां बात हो रही है कि जो चंद लोग हैं जो कि पूरी तालाब को खराब कर रहे हैं, इन चंद मछलियों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उस दिन भी नारे सब लोगों ने नहीं लगाए थे, लेकिन उस दिन जिन लोगों ने नारे लगाए थे, अगर उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो फ्यूचर के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा। जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कहीं से भी कोई नहीं कह रहा है कि न जेएनयू को बंद करना चाहिए, बल्कि जेएनयू में तो नहीं, जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा है और ये भी कहा गया है कि 4 महीने के लिए बंद करके कीटनाशक दवाएं डालें। जो लोग कह रहे हैं जेएनयू को बंद करना चाहिए वो गलत कह रहे हैं, हमारी बिल्कुल भी उनसे सहमति नहीं है। जेएनयू एक शैक्षणिक संस्थान है, जो उच्च कोटि की रिसर्च वहां पर होती है और हो रही है और होनी चाहिए। नहीं, तो लोग तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन समर्थक आपके ये भी कह रहे हैं कि रिसर्च का धंधा बंद करिए। ये 35-40 साल के छात्र राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर टैक्स पेयर मनी पे जी रहे हैं। क्या इससे आपकी सहमति है? नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, फ्रिंज एलिमेंट्स बहुत कुछ कहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि जेएनयू एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और जेएनयू की इमेज को